Hello students, welcome to physics classes. Myself Ravinder Sharma. Our today's topic is modulus of elasticity, its different types, elastic potential energy and application of elastic behavior of material. As you have studied in the previous lecture uh, about elasticity, and the important one is Hooke's law. What is Hooke's law? Let us revise it. Hooke's law states that within elastic limit स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक्स लॉ ने हमें बताया था कि इलास्टिक लिमिट के बीच में स्ट्रेस क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और यहां पर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आती है दैट इज अ कांस्टेंट व्हिच इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो दिस कांस्टेंट which is the ratio of stress and strain in this way, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का ये रेशियो होता है और इस रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? क्या डेफिनेशन बनेगी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अगर हमने इसकी यूनिट बतानी है तो यूनिट क्या होगी? यूनिट आपको मालूम है कि स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है? स्ट्रेस होती है फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन क्या होती है? चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है। तो यहां पर आपके पास फोर्स अपॉन एरिया करके जो स्ट्रेस की यूनिट आती है वो आती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट। तो यहां पर हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट क्या बनेगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हमने बात करनी है किस सिस्टम में? एसआई सिस्टम में बात करनी है। और अगर आप सीजीएस सिस्टम में बात करते हो तो न्यूटन की जगह क्या आ जाएगा? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फार्मूला भी सिमिलर होगा। जो स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला होगा वही किसका होगा? वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का होगा। और डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा? सिमिलर वे से फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, और एरिया का होता है मीटर एल टू। तो एल टू एल को कट कर देगा तो ये बनेगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नाउ लेट अस स्टार्ट द टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की आप टाइप्स पढ़ेंगे। Modulus of elasticity. Modulus of elasticity is divided into three types. First one is Young's modulus of elasticity. The second one is Wolff modulus of elasticity, and the last one is modulus of rigidity. जैसे आपने पीछे स्ट्रेन थ्री टाइप्स की पढ़ी थी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, आपके पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड शियर स्ट्रेन। और जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन थी ये आपके पास आती थी नॉर्मल स्ट्रेस से। इसमें जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में आपके पास हाइड्रोलिक स्ट्रेस लगती थी, और जब स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल होती थी तो उस केस में आपके पास जो स्ट्रेस लगती थी नॉर्मल स्ट्रेस में टेंसाइल या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस होती थी। इस तरह से लास्ट वन आता था आपके पास शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन के केस में आपके पास जो स्ट्रेस लगती थी दैट इज द टेंजेंशियल स्ट्रेस। सो in this way the modulus of elasticity is also divided into three types of modulus of elasticity, and the first one is Young's modulus of elasticity. इसे हम डिनोट करते हैं, बाई से डिनोट करते हैं। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से ही आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन सा मटेरियल कितना ज्यादा इलास्टिक है। अगर किसी मटेरियल की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है इट मींस दैट इज मोर इलास्टिक। और आपको लास्ट में हम बताएंगे कि इलास्टिसिटी बिहेवियर जो है, हाउ इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चरिंग, इन द इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड इन अदर एप्लीकेशंस। So let us start with Young's modulus of elasticity. Young's modulus of elasticity is defined as the ratio of normal stress and longitudinal strain. Longitudinal strain. Suppose there is a cylindrical wire.
हमारे पास एक ये सिलिंड्रिकल वायर है विच इज अटैच टू अ रिजिड स्पोर्ट, एक एंड इसका फ्री है, एक रिजिड स्पोर्ट से अटैच है। अब मैंने क्या किया, इस वायर की सपोज लेंथ जो है वो दैट इज एल, इसे मैंने स्ट्रेच किया और स्ट्रेच करने से ये वायर क्या हो गई, इलोंगेट हो गई, देयर इज इंक्रीज इन लेंथ। क्यों? क्योंकि मैंने यहां से इसको क्या किया, स्ट्रेच किया बाय अप्लाइंग अ फोर्स। सपोज अ वेट इज अटैच, हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने कोई वेट अटैच किया हुआ है, यहाँ पर सपोज यहाँ पर मैंने कोई वेट अटैच किया हुआ है, तो यहां से इसकी लेंथ क्या हुई, बढ़ गई, और इसका सपोज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या ए है, तो हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस क्या बनेगी, नॉर्मल स्ट्रेस आपको पता है फोर्स अपॉन एरिया, नॉर्मल फोर्स जो एक्ट कर रही है दिस अपॉन एरिया, और स्ट्रेन क्या होगी, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ क्या है, डेल्टा एल, देयर इज इंक्रीज इन लेंथ, डेल्टा एल अपॉन एल। इस तरह से हमारे पास जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बनेगी एफ अपॉन ए इंटू, ये ऊपर चला जाएगा एल अपॉन डेल्टा एल। अब हमारे पास ये वायर, सपोज हम इस मान ले कि इसका रेडियाई जो है, इस वायर का जो रेडियाई है दैट इज आर, तो हमारे पास इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है दैट इज इक्वल टू द वेट, तो एरिया क्या आएगा एम जी, सॉरी वेट आ जाएगा एम जी, और एरिया क्या बन जाएगा वायर का, सिलिंड्रिकल वायर का पाई आर स्क्वायर इंटू एल अपॉन डेल्टा एल। The unit of Young's modulus of elasticity is also the same because it is a one and same thing. Only the nature is changed. Now the next one is Wolff modulus of elasticity. Number 2, Wolff modulus of elasticity. It is denoted by B. This elasticity is observed in fluids, for example in liquid or gases. Suppose there is a circular spherical balloon in which there is a gas having volume V. हम सपोज कर लेते हैं कि वॉल्यूम V है, हम यहां से इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और इस फोर्स के कारण क्या लगेगा, इसके ऊपर प्रेशर लगेगा। मान लो ये हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की है, वॉल्यूम बी है, इसका जो एरिया है सपोज कर लो एरिया क्या है, ए है। जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे, सपोज ये कंप्रेस हो गया और इसका वॉल्यूम जो है देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम डेल्टा बी। सो वर्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, बी इज इक्वल टू हाइड्रोलिक स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की क्या होती है, रेशियो होती है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी कि bulk modulus of elasticity is defined as the ratio of hydraulic stress and volumetric strain. Hydraulic stress in the similar way force upon area, और volumetric strain change in volume, यहां पर वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो ये नेगेटिव आएगा, माइनस डेल्टा बी अपॉन बी ओरिजिनल वॉल्यूम, सो इट बिकम्स माइनस एफ बी ओवर ए डेल्टा बी। यूनिट अगेन द सेम। यहां पर हमारे पास जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इसका रेसिप्रोकल जो है इसे हम कंप्लायंस पढ़ते हैं। जैसे हम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के साथ एक और टर्म ले सकते हैं, जैसे कंप्लायंस। कंप्लायंस जो है इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये टर्म भी हमारे पास यूज होती है जब हम इलास्टिक बिहेवियर स्टडी करते हैं। इसकी यूनिट जो होंगे रेसिप्रोकल ऑफ यंग्स होंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होंगे, और ये जो इसी तरह से हमारे पास बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेसिप्रोकल होता है कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी is the reciprocal of bulk modulus of elasticity. Now the third type is modulus of rigidity.
modulus of rigidity. This is the third type of modulus of elasticity. It is denoted by eta. डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट टाइप्स में भी ले लेते हैं, तो इसमें ये नहीं है कि हो सकता है कोई और टर्म से भी डिनोट किया हो, ठीक है, लेकिन जनरली इट इज डिनोटेड बाय ईटा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस. इसे भी आपने देखा था लास्ट लेक्चर में कि हमारे पास कोई क्यूबाइड है या कोई क्यूब है, उसका वन फेस मान लो लोअर फेस फिक्स है और अपर फेस क्या है वो स्लाइड कर सकता है. आप क्या कर रहे हैं, अपर फेस पे टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. यहाँ पर जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो लोअर फेस फिक्स है, तो ये अपर फेस क्या करेगा, ये स्लाइड कर गया सपोज थ्रू एंगल थीटा. यहां से ये थीटा एंगल से स्लाइड कर गया. इसी तरह से ये फेस भी हमारे पास थीटा एंगल से स्लाइड कर गया. तो यहां पर आपके पास टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या आएगी, F अपॉन ए. मान लो इस सरफेस का फेस का एरिया क्या है, ए है, F अपॉन ए एंड शियर स्ट्रेन इज थीटा. यहां पर इस वायर पे ये नॉर्मल फोर्स लग रही है. वायर पे भी हम टेंजेंशियल इसकी बात कर सकते हैं. जैसे सपोज हमारे पास ये वायर है, इस पे मैं नॉर्मली नहीं अप्लाई कर रहा हूं, मैं टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ऐसे अप्लाई कर रहा हूं. जब मैं ऐसे फोर्स अप्लाई करूंगा तो सपोज इसका जो फेस है इट इज टर्न्ड थ्रू सर्टेन एंगल थीटा. यहां से यहां टर्न कर थीटा एंगल से. अब इसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी वो क्या थी, एल, और ये स्लाइड हो गया थ्रू सर्टेन डिस्टेंस डेल्टा एक्स. तो यहां पर जो आपके पास एंगल आएगा, जो स्ट्रेन आएगी, शियर स्ट्रेन, वो क्या आएगी, एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस. तो ये आर्क क्या बन रही है, डेल्टा एक्स, और लेंथ क्या है, आर्क अपॉन सॉरी रेडियस होता है एंगल, एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस. तो यहाँ एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क है डेल्टा एक्स और रेडियस क्या है एल. तो ये हमारे पास बन जाएगा इस तरह से. तो यहाँ पर जैसे अगर आप बात करेंगे किसी वायर के लिए, तो वायर के लिए ये इस तरह से भी हो सकता है, एफ अपॉन ए इंटू थीटा की जगह आ जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एल, एफ एल upon A delta x. So these are the different types of modulus of elasticity. Now the next topic is elastic potential energy in a stretched wire or in a elastic material. The work done in stretching a wire is stored in it in the form of elastic potential energy. As you know, potential energy क्या होती है? The work done in changing its dimension. So when we stretch the wire, then its dimension changes. So there is a change in a position, or there is change in the configuration of the body or the wire, and that is stored in the form of potential energy. That is known as elastic potential energy. So when we want to find the elastic potential energy, we have to find out the work done in stretching the wire. Let us suppose, जैसे हमने पीछे किया था बिल्कुल उस वैसे ही हम एक रिजिड स्पोर्ट के साथ सपोज कर लेते कि हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ क्या है, कैपिटल एल. दिस इज द ओरिजिनल लेंथ. इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए है. नाउ सपोज वी अप्लाई सम फोर्स. हम क्या करते हैं, इस वायर के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, और ये जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये वायर जो है वो स्ट्रेच हो जाती है थ्रू लेंथ स्मॉल एल. नाउ व्हाट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? आपने भी पढ़ा था यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. तो स्ट्रेस क्या होगी, एफ अपॉन ए, और स्ट्रेन क्या होगी, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. तो ये हमारे पास क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये एफ एल अपॉन ए एल. सो द फोर्स अप्लाई टू स्ट्रेचिंग द वायर, अगर आप एफ निकालना चाहते हैं तो वो क्या आ जाएगा, वाई, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, ए एल अपॉन एल. दिस इज द फोर्स.
नाउ लेट अस सपोज दिस वायर इज फर्दर स्ट्रेच्ड। हम ये मान लेते हैं कि इस वायर को हमने क्या किया, फर्दर स्ट्रेच किया थ्रू स्मॉल लेंथ डीएल। हमने यहां से इसको यहां पर फर्दर स्ट्रेच कर दिया थ्रू स्मॉल लेंथ डीएल। जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे देन वी हैव टू डू सम स्मॉल वर्क, एंड दैट वर्क, आपको पता है वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, सो dw इज इक्वल टू एफ dl, पीछे आपने पढ़ा हुआ है। अब फोर्स यहां पर क्या है, बाई ए एल अपॉन एल। व्हाट यू वांट टू फाइंड द टोटल वर्क डन फॉर स्ट्रेचिंग द वायर थ्रू लेंथ स्मॉल एल। तो यहां पर टोटल वर्क के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क के लिए वी हैव टू इंटीग्रेट इट। टोटल वर्क के लिए W को क्या करना पड़ेगा, आपको dw को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा वाई ए एल अपॉन एल डी एल। और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बिगिनिंग में इसकी लेंथ चेंज 0 है और बाद में लास्ट में कितनी होगी, एल। जब आप इंटीग्रेशन करते हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताया है कि जो कांस्टेंट टर्म्स है वो बाहर आ जाती हैं। बाई इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द वायर, ये कांस्टेंट है। ए एरिया ऑफ द वायर, दिस इज आल्सो कांस्टेंट। एल ओरिजिनल लेंथ, दिस इज कांस्टेंट। वेरिएबल क्या है, चेंज इन लेंथ। तो इंटीग्रेशन किसका आएगा, एल डी एल वाई ए अपॉन एल। अब आपने एल का इंटीग्रेशन, इंक्रीज द पावर बाय 1, पावर पहले कितनी 1 है, डिवाइड बाय द सेम पावर, 0 to L वाई ए अपॉन एल एल स्क्वायर बाई 2। तो ये आपके पास बन जाएगा हाफ वाई ए एल स्क्वायर अपॉन। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यही वर्क स्टोर होगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी आपके पास, ईपीई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यू से डिनोट कर देते हैं हम इसको, और ये इट इज इक्वल टू डब्ल्यू, और दिस इज इक्वल टू हाफ वाई ए एल स्क्वायर अपॉन एल। अब आपने देखा कि बाई ए एल अपॉन एल क्या है, इसे नंबर 1 दे देता हूं मैं, दिस इज इक्वल टू एफ। तो हम इसे जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ वाई ए एल अपॉन एल इंटू एल, क्योंकि एल स्क्वायर को हमने एल इंटू एल लिख लिया। अब हमारे पास नंबर 1 से हाफ बाई एल अपॉन एल क्या आया, एफ इंटू एल। तो यहां पर आपके पास ये जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है इसके लिए एक और ये बन गया, हाफ एफ क्या है, स्ट्रेचिंग फोर्स, हाफ स्ट्रेचिंग फोर्स इनटू एल क्या है, एक्सटेंशन, यानी जो वायर में इंक्रीज इन लेंथ हुई, दैट इज। सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैन आल्सो बी रिटन इन दिस फॉर्म। हम इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। इसे हम ये भी बोल देते हैं इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी, इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो थी आपके पास आई थी हाफ बाई ए एल अपॉन एल, यहां पर सॉरी हाफ बाई ए एल स्क्वायर ओवर एल था, अपॉन आपके पास वॉल्यूम आएगा, दिस इज ये यहां से आ गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, वायर का एरिया ए है, लेंथ एल है, ए एल। अब ए से ए कैंसिल हो गया, हमारे पास ये बन गया हाफ वाई इंटू एल स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर कैपिटल। अब आपको पता है हाफ इंटू वाई क्या होता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इंटू एल स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर, एल ओवर एल क्या होती है, स्ट्रेन, तो ये क्या आ गया, स्ट्रेन का स्क्वायर। So this is another way to write the elastic potential energy density, या elastic energy density,
हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। इसे हम इन अदर फॉर्म भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू, बाई यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को कैसे लिख सकते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, आपने पढ़ा हुआ है, इनटू स्ट्रेन स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास स्ट्रेन जो है वो स्क्वायर को कट कर देगा, तो ये बच जाएगा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। दिस इज अनदर फॉर्म टू राइट द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। Elastic after effect is the delay in regaining the original configuration by the body after the removal of deforming force। जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं और उसके बाद बॉडी जो है वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट लेने के लिए, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए जो टाइम लेती है, डिले करती है, उसे हम बोलते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। इसे हम इलास्टिक लैग भी बोलते हैं। और ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हमें पता लगता है कि जिसका जितना इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कम होगा, इलास्टिक लैग कम होगा, वो बॉडी उतनी ज्यादा इलास्टिक होगी, उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे हमारे पास अगर हम बात करें कि इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट किस बॉडी का ज्यादा है, तो हमारे पास जैसे ग्लास है, ग्लास का अबाउट इन आवर्स है, मतलब घंटों में उसका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट है, डिले करता है। बट द फॉस्फोर ब्रोंज और क्वार्ट्ज फाइबर हैव वेरी स्मॉल इलास्टिक लैग, so they are known as the nearest approach for the perfectly elastic body, and that is the reason why the phosphor bronze wire is preferred in the manufacturing of the spring of galvanometer। जैसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बनाते हैं तो वहां पर हम जो ये वायर यूज करते हैं दैट इज फॉस्फोर ब्रोंज वायर। और क्यों करते हैं, दैट इज द कॉज, बिकॉज द इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट फॉर द फॉस्फोर ब्रोंज वायर इज वेरी स्मॉल। इसी तरह से हमारे पास एक टॉपिक और आता है, इलास्टिक फटीग। इलास्टिक फटीग जो है, इट इज द लॉस इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आफ्टर repeatedly strains when there is a deforming force act again and again on the body। जैसे आप किसी वायर को बार बार आप स्ट्रेच करोगे तो वो वायर क्या है, दैट बिकम इलास्टिक फटीग। उसमें क्या आ जाएगा, आपके पास इलास्टिक फटीग आएगी, उसमें क्या हो जाएगा, वो लॉस इन स्ट्रेंथ हो जाएगा। जैसे आप रबर को बार बार स्ट्रेच करते हो तो रबर क्या करता है, उसमें इलास्टिक फटीग आ जाती है, इट लूजेस इट्स स्ट्रेंथ, और उसकी स्ट्रेंथ लूज होने से वो क्या होता है, वो ब्रेक हो जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में कि भाई ब्रिजेस आर डिक्लेयर्ड अनसेफ आफ्टर अ लॉन्ग यूज। जैसे लॉन्ग यूज के बाद ब्रिजेस को डिक्लेयर क्यों कर दिया जाता है अनसेफ, क्योंकि जब ब्रिज के ऊपर व्हीकल्स अगेन एंड अगेन मूव करते हैं तो वो उसमें क्या आता है, देयर अकर्स अ स्टेन, रिपीटेड स्टेन, वेरिएशन इन द स्टेन ऑन द मटेरियल ऑफ द ब्रिज। जो उसके ऊपर जो आपने कंक्रीट और जो आयरन रॉड्स यूज हुई हैं उसके रिपीटेड स्ट्रेन के कारण उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, लूज होती है, और उसमें इलास्टिक फटीग आ जाता है। इसी तरह से हमारे पास एक और टर्म आती है यहाँ पर, इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स क्या होते हैं, इलास्टोमर्स हमारे पास ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें जो स्ट्रेन है दैट इज अबाउट ट्वाइस, देयर इज ट्वाइस और मोर देन ट्वाइस टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, मतलब उसमें जो चेंज इन लेंथ है and that is near about twice, and the body after the removal of deforming force they regain their original state। उन्हें हम बोलते हैं इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स जो हैं उनकी जो इलास्टिक लिमिट होती है दैट इज वेरी लार्ज, बट दे डू नॉट ओबे द हुक्स लॉ विद इन द इलास्टिक लिमिट, वो ओबे नहीं करते, बट द बॉडी रिगेन देयर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी इलास्टिक रीजन जो होता है वो इलास्टोमर्स के लिए क्या होता है, ज्यादा होता है, और जो उसका जो प्लास्टिक रीजन जो होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है इलास्टोमर्स के लिए। फॉर एग्जांपल अरोटा, अरोटा जो है वो हमारे पास हमारी बॉडी में मेन आर्टरी में होता है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करता है तो सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो वो उसका जो नेचर है दैट इज ऑफ इलास्टोमर। इसी तरह से
हमारे पास एक और टर्म आती है यहां पर, पॉइजन्स रेशियो। जैसे आपने पीछे पढ़ा कि हमारे पास ये रिजिड सपोर्ट के साथ कोई वायर को आपने अटैच किया, सिलिंड्रिकल वायर को, इसकी सपोज इसकी लेंथ जो है दैट इज एल। अब हमने क्या किया, इस वायर को इसे हमने स्ट्रेच किया। जैसे सपोज इस वायर का जो डायामीटर है दैट इज कैपिटल टी। जब हमने इसे स्ट्रेच किया तो ये मान लो देयर इज चेंज इन डायमीटर। इसका डायमीटर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। देयर इज इंक्रीज इन लेंथ, इसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये आपने जो पढ़ी थी पीछे, वो पढ़ी थी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या थी, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और एक स्ट्रेन और पढ़ाएंगे अभी आपको, लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमीटर टू द ओरिजिनल डायमीटर। जो चेंज इन डायमीटर क्या हो रहा है, ये डी है। यहां से अगर हम बात करें कि इसका पहले ये डायमीटर था, जब आपने फोर्स अप्लाई की तो ये इससे क्या हुआ, ये रिड्यूस हो गया। तो ये चेंज इन डायमीटर, ये जो डायमीटर बचा वो क्या है, डी माइनस डेल्टा डी, यानी डी से डेल्टा डी क्या हो गया, रिड्यूस हुआ। तो चेंज इन डायमीटर क्या हुआ, माइनस डेल्टा डी, माइनस डेल्टा डी। तो ये लेटरल स्ट्रेन क्या हो गया, माइनस डेल्टा डी अपॉन डी। अब पॉइजन रेशियो, इसे हम सिग्मा से भी डिनोट कर देते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। कई बार आप देखेंगे तो लेटरल स्ट्रेन को हम ऐसे भी लिखा होता है, चेंज इन रेडियाई। तो ये रेडियाई से भी आ जाता है, जैसे माइनस डेल्टा आर अपॉन आर। तो लेटरल स्ट्रेन ऐसे भी है, माइनस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। तो यहां से माइनस डेल्टा डी एल ओवर डी डेल्टा एल। पॉइजन रेशियो आल्सो हैव नो यूनिट बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेन एंड स्ट्रेन। स्ट्रेन की आपको पता ऑलरेडी कोई यूनिट नहीं होती है, इसलिए पॉइजन रेशियो की भी कोई भी यूनिट नहीं होगी। लास्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल। The elastic behavior of material is very important in our daily life. It can play a very important role. For example, in designing the bridge, the material of the bridge and their strength, strength of the pillars, beams, and their designing can be based on the elastic behavior of the material of bridge. हम उसी से हम डिसाइड करते हैं कि किस तरह का ब्रिज का स्ट्रक्चर होना चाहिए और कैसा उसमें मटेरियल यूज होना चाहिए, किस इलास्टिक स्ट्रेंथ का होना चाहिए, और उसी से हम उस ब्रिज की लाइफ भी डिसाइड कर देते हैं कि हाउ मच इज द लाइफ। और इसी तरह से जैसे हमारे पास जो क्रेन्स हैं, मेटालिक रोप्स क्रेन्स की, दे आर यूज्ड फॉर लिफ्टिंग द हैवी लोड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, the strength of the metallic ropes can also be decided on the basis of elastic behavior of the material of the ropes. Similarly, we can also explain why the height of the mountains on the earth be less than 10 किलोमीटर। जैसे हमारे पास माउंट एवरेस्ट की हाइट है लेस देन 9 है, और मैक्सिमम हाइट जो है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ दैट इज अप टू 10 किलोमीटर। और ये it can also be explained on the elastic behavior of the material of the earth. Similarly, we can also explain the question that कि why the hollow cylinder, जो hollow cylinder है of same mass and same material is stronger than the solid cylinder. Hollow cylinder जो है वो more stronger होता है because the hollow cylinder have the modulus of elasticity is more than the solid cylinder of same mass and same material. तो इसी तरह से हमारे पास लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और उनका आंसर जो है वो आप अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे आपको प्रीवियसली भी बताया कि वाई ब्रिजेस डिक्लेयर अनसेफ आफ्टर लॉन्ग यूज, या फिर आपको पास इलास्टोमर्स की प्रॉपर्टीज बताई, इलास्टोमर्स कैसे क्या करते हैं, या फिर आपको बताया कि इलास्टिक लैग बताया, उसमें आपको गैल्वेनोमीटर में वाई फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर और इज प्रेफर्ड फॉर इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो इस तरह से हमारे पास अदर एप्लीकेशंस इलास्टिसिटी की हैं। वाई स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर,
तो इलास्टिसिटी जो है वो एक्सप्लेन होती है बाय द नोटिंग द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। और इलास्टिसिटी हमें ये बताती है कि हाउ मच मटेरियल इज इलास्टिक, हाउ मच मटेरियल इज परफेक्ट और सॉलिड, वो कितना स्ट्रेंथ वाइज हो, वो कितना एफिशिएंट है, और उसकी जो इलास्टिसिटी है दैट हेल्प्स इन आवर डेली लाइफ। That's all about today's lecture. I hope you have enjoyed the lecture. Thanks and have a nice day.